Hi everyone, welcome to your channel I Learn। आज हम चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का पार्ट 1 करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो चलिए पहले बिफोर यू रीड सेक्शन पढ़ते हैं। Who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? So आप किसके बारे में सोचते हैं जब आप जीनियस वर्ड को सुनते हैं? जीनियस कौन है? क्या क्वालिटीज जीनियस की होती है? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. His work took up only a few pages in scientific journals but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. So इस चैप्टर में हम एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे who took the world by storm. So taking something by storm. So यहाँ पे something is the world का मतलब होता है become quickly popular या successful. एकदम सडन फेम आना, ऐसी सिचुएशन में आप क्या बोलते हो? दैट पर्सन टुक समथिंग। तो समथिंग यानी किस जगह पे वो फेमस हुए हैं। सो दैट इज द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड ही बिकेम फेमस। तो ही टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। तो एक तरह से कहते हैं हम इसे हिंदी में झटका दे दिया। और कब हुआ ये? 100 years ago इन 1905। एंड 1905 में वो 26 year old थे। सो उनकी एज भी ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 26 साल के थे। सो उन्होंने क्विक सक्सेशन यानी क्विकली वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। सो एक के बाद एक उन्होंने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स उन्होंने पब्लिश की। ग्राउंड ब्रेकिंग यानी समथिंग नेवर सीन बिफोर, जैसे हम बोलते हैं हिला देने वाला, समथिंग दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। सो किन 4 सब्जेक्ट्स पे उन्होंने पेपर लिखा था, पब्लिश किया था? एक लाइट के ऊपर, एक मोशन ऑफ पार्टिकल्स, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज और एनर्जी। सो उनका जो काम था, उनके जो ये 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स थे, वो सिर्फ कुछ पेजेस उन्होंने साइंटिफिक जर्नल्स के लिए। सो जब भी आप कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिश करने वाले होते हैं इन साइंटिफिक कम्युनिटी, आप कुछ चुनिंदा जर्नल्स को चुनते हो एंड देन आप अपने वर्क को उनके एडिटर के पास भेजते हो। एंड देन उनके एडिटर क्या करते हैं, जैसे आपने क्लास 8 के उस चैप्टर में देखा होगा, कॉमेट चैप्टर में, तो आपके जो भी आर्टिकल्स होते हैं, जो भी आपका वर्क होता है, उसको प्रूफ रीड किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ पे टॉपिक है लाइट, तो जो भी इस एरिया के एक्सपर्ट्स या साइंटिस्ट हैं उनको भेजा जाएगा, वो उनको रिव्यू करेंगे एंड देन फाइनली व्हेन दे फाइंड कि हाँ सब कुछ सही है, देन वो पब्लिश होता है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट और जितना ज़्यादा ऑथेंटिक उन साइंटिफिक जर्नल्स को माना जाता है, उतना ही डिफिकल्ट होता है उनमें पब्लिश करना, बट उनकी रीच उतनी ही ज़्यादा होती है, उनका इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा होता है। तो उन्होंने जब ये साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश किया तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इट वॉज ग्राउंड ब्रेकिंग। तो एकदम हिला दिया उन्होंने। एंड उनका जो पूरा वर्क था वो सिर्फ कुछ पेजेस का ही था, बट इसने हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी समझ को, किसकी समझ को? स्पेस, टाइम एंड एंटायर कॉस्मोस, इसको बदल के रख दिया। सो स्पेस एंड टाइम मतलब स्पेस हो गया जहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं। सो यू हैव 3D स्पेस जहाँ पे फॉर एग्जांपल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है, जहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं। एंड अनदर एस्पेक्ट इज टाइम। सो देयर इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग को उन्होंने चेंज किया। एंड एंटायर कॉस्मोस। सो कॉस्मोस इज अनदर टर्म फॉर यूनिवर्स। सो यूनिवर्स को डिफरेंटली बुलाने का तरीका है कॉस्मोस, बट यूनिवर्स और कॉस्मोस में या कॉस्मोस वर्ड का इस्तेमाल आप तब करते हो जब आप ये इनडायरेक्टली बताना चाहते हो कि जिस यूनिवर्स की आप बात कर रहे हो दैट इज गवर्न्ड बाय सम लॉज। सो ऑफ कोर्स जब आइंस्टाइन फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ पेपर पब्लिश किया, ही वाज डिफाइनिंग सम लॉ, he was giving some theories, he was saying that कि इस particular universe में there is some law, we have to understand it। so science का काम ये है, they observe and they find out what is the rule behind it, ये कैसे हो रही हैं चीज़ें। for example gravitation, so अब हमें पता है कि चीज़ें ऊपर से नीचे क्यों गिरती हैं, so there is a law there। so इसी तरह से दे ट्राई टू फाइंड आउट कि ऐसे क्या रूल्स हैं, ऐसी क्या कंडीशंस है जिसको गवर्न कर रही है, इस पूरे यूनिवर्स को गवर्न करी, सब कुछ रैंडम या केओटिक नहीं है। सो व्हेन यू मीन दैट, जब आप ये कहना चाहते हो कि हाँ मैं बिलीव करता हूँ कि यूनिवर्स जो है एक पर्टिकुलर रूल्स और एक पर्टिकुलर लॉज, कुछ सेट्स ऑफ लॉज को फॉलो करती है, देन यू से इट्स अ कॉस्मोस। एंड इसके बाद क्या हुआ, जो आइंस्टाइन वर्ड था, जिनका नाम था,
it became a synonym for genius. Synonym यानी एक alternate word बन गया genius. So in fact अगर आप देखोगे आज भी अगर आप बहुत कुछ intellectually अच्छा काम कर देते तो लोग बोलते हैं अरे देखो ये तो आइंस्टाइन है. irrespective of gender you will be called Einstein. अगर लड़की ने भी बहुत अच्छा काम किया तो इसको देखो आइंस्टाइन जैसा दिमाग है. So Einstein actually has become a synonym for genius. और even 50 years after his death, so उनके लगभग 50 साल के बाद भी, उनकी डेथ के बाद भी उनका जो जीनियस है वो स्टिल रेन करता है यानी रूल करता है. दैट मीन्स अभी तक कोई भी ऐसा पर्सन आया नहीं है जो कि उनको रिप्लेस किया हो, उनके जीनियस को रिप्लेस किया. फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट जिसके बारे में आपने पढ़ा है, जैसे स्टीफन हॉकिंग. सो उनको कहा जाता था कि ही इज ऑल्सो अ जीनियस, बट स्टिल आज तक एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जीनियस है अभी तक किसी ने उसको रिप्लेस नहीं किया, या ऐसा कोई भी आया नहीं जो चैलेंज कर दे उनकी पोजीशन को. इनफैक्ट मुझे याद है कि 2005 में जब मैं खुद स्कूल में था, सो वी वर सेलिब्रेटिंग 100 years ऑफ आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. सो उन्होंने जो भी ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क किया था, एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो उनका वर्क था वो था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पूरे टाउन में एक कॉम्पिटिशन हुआ था जिनमें हम सबको कम्पीट करना था, ये दिखाना था कि हम कितना ज़्यादा समझते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो भी थ्योरी दी थी. सो यू कैन इमेजिन कि 100 साल के बाद भी एक ऐसे कंट्री में जहाँ पे वो पैदा भी नहीं हुए वहाँ पे उनकी इतनी इज्जत की जाती. सो ही वॉज डेफिनेटली समवन जिनके बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली ऐसा क्या था उनमें जिसने उनको एक जीनियस बताया. तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी क्या क्वालिटीज होंगी उनमें. यू नो एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा क्या होगा उनमें जिसने उन्हें ऐसा जीनियस बनाया. सो लेट्स रीड. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. So Albert Einstein का जन्म 14th March 1879 में हुआ था. So that is 10 years महात्मा गांधी के जन्म के बाद. They were actually contemporaries. तो उन्होंने एक दूसरे के बारे में सुना था. They knew कि वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी करते थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड महात्मा गांधी. So he was born 10 years later than महात्मा गांधी. कहाँ पे? जर्मन सिटी ऑफ उल्म. So जर्मन सिटी है जिसका नाम था उल्म, वहाँ पे उनका बर्थ हुआ. विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी इंडिकेशन के कि ही इज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस. सो डेस्टिन्ड यानी ही इज हेडिंग टू बिकम, तो इसके कहते हैं भाग्य में लिखा होना. सो ही वॉज हेडेड या हेडिंग फॉर ग्रेटनेस. सो महानता की ओर वो, या उनके भाग में महानता लिखी हुई है, ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं था. ऑन द कॉन्ट्ररी, उल्टा उनकी माँ क्या सोचती थी उनके बारे में कि एल्बर्ट जो है एक फ्रीक है. सो फ्रीक बेसिकली एक डेरोगेटरी वर्ड होता है. सो आप किसी का इंसल्ट करने के लिए आप ये वर्ड यूज करते हो. एंड व्हाट यू मीन इज कि समवन हु इज अनयूजुअल, अजीबो गरीब अगर कोई है, या पागल जैसा बिहेव करता है, या किसी को पागल लगता है. हिंदी में फॉर एग्जाम्पल हम वर्ड यूज करते हैं सन की. सो अगर आपको कोई ऐसा लगता है तो आप उसको फ्रीक बुलाते हो. इट्स डेरोगेटरी वर्ड. अगर आप किसी को बुलाओगे तो आप उनका अपमान कर रहे हो. तो उनकी मम्मी को क्या लगता था कि एल्बर्ट क्या है, फ्रीक है. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. उनको क्या लगता था कि उनका जो सर है बहुत ज्यादा बड़ा है. सो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की मम्मी है, एंड this is Albert Einstein. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. So जब वो 2.5 साल के थे, आइंस्टाइन तब भी कुछ बोल नहीं पाते थे. एंड फाइनली जब उन्होंने बोलना सीखा, सो वो हर चीज दोहराते थे. सो ही अटर्ड यानी स्पोक. So he spoke everything twice. So हर चीज वो दोहरा के बोलते थे. आइंस्टाइन को पता नहीं था कि वो दूसरे बच्चों के साथ क्या करें. So फिट इन नहीं हो पाते थे. उनको समझ में नहीं आता था कि दूसरों के साथ कैसे बिहेव करें. एंड उनके जो भी प्लेमेट्स थे, उनके जो भी खेल के साथी थे, वो उसे क्या बुलाते थे, ब्रदर बोरिंग. उसे बोरिंग कह के बुलाते थे. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. सो इसलिए वो क्या करता था, जब वो छोटा था तो खुद अपने साथ खेलता था, बिकॉज बाकी उसको क्या समझते थे, ब्रदर बोरिंग. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टम माया, ही इज सेड टू हैव सेड, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. उन्हें स्पेशली क्या पसंद था, मैकेनिकल टॉयज. सो मैकेनिकल टॉयज यानी जिसमें बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं. अगर आपने देखा होगा कि गाड़ियां होती हैं, इनके अंदर गेयर्स होते हैं छोटे छोटे, एंड उन गेयर से वो गाड़ी अलग अलग तरीके के मोशन करती है. आपने कभी क्रेन का टॉय देखा होगा. तो इस तरह के टॉय जिसमें कुछ मैकेनिकल लिंकेजेस हैं, इसमें उनको ज्यादा इंटरेस्ट था. एंड एक इंसिडेंट यहाँ पे बताया गया कि उन्होंने जब अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर को देखा, माया. सो ये उनकी सिस्टर का फोटो है. एंड इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन विल नॉट बी माजा, इट विल बी माया, बिकॉज द जे
जे जो जर्मन लैंग्वेज में है, इट इज प्रोनाउंस्ड एज वाई. सो हर नेम इज माया, नॉट माजा. सो उनकी जो बहन थी न्यूबॉर्न, उनको देख के उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, फाइन, बट इसके व्हील्स कहाँ हैं, इसके चक्के कहाँ हैं. सो उनको हर चीज मैकेनिकल टॉय जैसी दिखती थी. अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. Einstein began learning to play violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. So उनके एक हेडमास्टर ने एक बार उनके पापा को क्या कहा कि कुछ भी आइंस्टाइन चुन ले, कोई भी प्रोफेशन चुन ले, कोई भी करियर पाथ चुन ले, मैटर नहीं करता, क्योंकि वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा. विल नेवर मेक अ सक्सेस, यानी ही विल नेवर बी सक्सेसफुल एट एनीथिंग. सो क्या बोल दिया हेडमास्टर ने, वो कभी भी किसी चीज में सक्सेसफुल नहीं होंगे. सो ऑफ कोर्स ये जो इंसिडेंट्स बताए जा रहे हैं आपको, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उनमें ऐसा कोई भी साइन नहीं दिख रहा था कि वो इस तरह के महान जीनियस होने वाले हैं जिसको पूरा अर्थ जानेगा, पूरा प्लानेट जानने वाला है. सो वायलिन बजाते थे वो. क्यों बजाते थे? क्योंकि उनकी मम्मी चाहती थी कि वो बजाएं. एंड फाइनली वो क्या बने? एक गिफ्टेड यानी जिनमें एक नेचुरल एबिलिटी हो या कोई एक्सेप्शनली टैलेंटेड, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? गिफ्टेड है. एंड एमेच्योर का मतलब होता है जो कोई प्रोफेशनल ना हो, सिर्फ अपने मजे के लिए, अपने शौक के लिए अगर कोई काम करे, बट प्रोफेशनली उसको परस्यू ना करे, सो उनको हम एमेच्योर्स कहते हैं. सो इसका मतलब ये कि कभी भी उन्होंने स्टेज पे जाके या उसको एज अ प्रोफेशन कभी भी नहीं लिया, बट वो अपने शौक के लिए बजाते थे क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट था इस पे. सो क्या बन गए? एक्सेप्शनली टैलेंटेड वायलिनिस्ट बन गए. एंड ये स्किल उन्होंने थ्रू आउट अपनी लाइफ रखी. सो इवन जब वो एजेड भी हो गए, स्टिल वो वायलिन बजाते थे, जैसे आप इस पिक में देख रहे हो. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन एक खराब स्टूडेंट नहीं थे. प्यूपिल यानी स्टूडेंट. सो ही वॉज नॉट अ बैड स्टूडेंट. वो जब हाई स्कूल गए थे म्यूनिक में, सो म्यूनिक एक जगह है जर्मनी में, इन साउथ जर्मनी. सो आप देखोगे दिस इज जर्मनी, दिस इज डेनमार्क, ये फ्रांस है, ये स्विट्जरलैंड है, ये इटली है, दिस इज ऑस्ट्रिया. सो ऑलमोस्ट साउथ ऑफ जर्मनी में इज दिस सिटी कॉल्ड म्यूनिक. एंड यहाँ पे उनकी जो फैमिली थी, जब वो 15 मंथ्स ओल्ड थे, दैट मीन्स 1 साल से थोड़े बड़े, तब वो वहाँ पे मूव कर गए. दे वेंट टू म्यूनिक. वहाँ पे उन्होंने हाई स्कूलिंग की. वो अच्छे मार्क्स लाते थे वहाँ पे हर सब्जेक्ट में, बट उनको क्या पसंद नहीं था? ही हेटेड स्कूल्स रेजिमेंटेशन. रेजिमेंटेशन का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना बच्चों पर, वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल या डिसिप्लिन. सो उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था. सो आप रेजिमेंटेशन शब्द का इस्तेमाल तब करते हो जब डिसिप्लिन इतना स्ट्रांग हो, एज इफ कि आप किसी एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन में हो. सो मिलिट्री लाइक डिसिप्लिन अगर आपको फॉलो करवाया जाए तो उसको आप रेजिमेंटेशन कहते हैं. एंड इसकी वजह से क्या होता था? वो काफ़ी ज़्यादा क्लैश करते थे टीचर्स के साथ. तो क्लैश करना यानी उनका बहुत ज़्यादा भिड़ाव होता था, भिड़ंट होता था, या आप कहोगे कॉन्फ्लिक्ट होता था. He often came in conflict with his teachers. और जब वो 15 साल के थे, वो इतना ज़्यादा स्टाइफल्ड फील करने लगे. स्टाइफल्ड फील करना यानी दम घुटना, सफोकेट फील करना, सफोकेटेड, जिसे आप कहते हो दम घुटना. सो उनका इतना ज़्यादा दम घुटने लगा स्कूल में कि फाइनली स्कूल उन्होंने छोड़ दिया. फॉर गुड, मतलब अपने अच्छे के लिए उन्होंने छोड़ दिया. फॉर गुड यानी फाइनली उन्होंने स्कूल छोड़ दिया. द प्रीवियस ईयर Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. So, 1 साल पहले जब उन्होंने स्कूल छोड़ा, उसके 1 साल पहले आइंस्टाइन के जो पेरेंट्स थे वो मिलान मूव कर गए. सो मिलान इज हियर इन इटली. सो मिलान मूव कर गए थे. एंड एक लंबे डिस्कशन के बाद, प्रोलॉन्ग्ड यानी वेरी लॉन्ग या लेंदी, एक लेंदी डिस्कशन के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने डिस्कस किया होगा कि मुझे यहाँ पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उनकी विश जो है पूरी की गई. क्या थी उनकी विश? कि वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में जाके अपनी पढ़ाई करें. सो स्विट्जरलैंड में भी फॉर एग्जांपल स्विस लैंग्वेज, बट एक एरिया है जहाँ पे स्टिल, बिकॉज वो बॉर्डर शेयर करता है जर्मनी से, तो एक जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड है, एरिया जहाँ पे जर्मन बोला जाता है. तो वो चाहते थे कि वहाँ जाके वो एजुकेशन करें बिकॉज इट वॉज मोर लिबरल. सो लिबरल का मतलब क्या? लिबरल मतलब
दूसरों के ओपिनियन को या डिफरेंस इन ओपिनियन को आप रिस्पेक्ट करें और एक्सेप्ट करें। तो ठीक है, तुम्हारे अपने ओपिनियन है, मेरे अपने ओपिनियन है, आई एम फाइन, आई स्टिल रिस्पेक्ट यू। ऐसा नहीं है कि तुम्हें मेरी बात ही माननी पड़ेगी। सो लिबरल होना यानी एक्सेप्टिंग डिफरेंस इन ओपिनियंस। सो इसका मतलब ये नहीं कि मैं, अगर तुम्हारा ओपिनियन डिफरेंट है तो मैं उसको मानूंगा। इट इज नॉट दैट। यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, आपका डिफरेंट ओपिनियन है, बट इट डजेंट मैटर। या आई डोंट माइंड, आई डोंट हेट यू बिकॉज यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। आई एक्सेप्ट कि तुम्हारा ओपिनियन डिफरेंट है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लिबरल। सो वो चाहते थे कि थोड़ा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट जो म्यूनिक में उनको मिलता था उससे थोड़ा अलग स्विट्जरलैंड में वो पढ़ाई करे, जो कि उनको थोड़ा ज़्यादा लिबरल लगा। आइंस्टाइन was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that happened to the dashing young man with the walrus mustache. आइंस्टाइन जो थे वो बहुत ज़्यादा गिफ्टेड थे या बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे मैथमेटिक्स में, एंड he had an interest in physics. So of course जो भी उन्होंने पेपर पब्लिश किए हैं that was ground breaking for physics. So जो भी उनके लॉ थे या जो भी उनकी थियोरीज थी वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, बट उनको डिराइव करने के लिए जो मैथमेटिक्स थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजंस कि बहुत लोगों ने वो थियोरी को क्रैक नहीं किया था। सो क्योंकि वो मैथमेटिक्स में इतने ज़्यादा गिफ्टेड थे एंड फिजिक्स में उनका इंटरेस्ट था, तो स्कूल ख़त्म करने के बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो ज्यूरिक में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक, वहाँ जाके वो पढ़ाई करें। बट वहाँ पे साइंस सिर्फ उनको अपीलिंग नहीं लगी। सो अपील करना यानी टू बी इंटरेस्टेड इन, डैशिंग यानी हैंडसम यंग मैन विथ वॉलरस मुस्टैश। सो वॉलरस मुस्टैश इस टाइप की मुस्टैश को कहते हैं। सो ये एक पॉपुलर ट्रेंड था। सो ही हैड दिस वॉलरस मुस्टैश, तो और समथिंग लाइक दिस एज यू कैन सी। सो क्या हुआ उनके साथ, लेट्स सी। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Maric, whom he found to be a clever creature. So उनको एक स्पेशल इंटरेस्ट एक फेलो स्टूडेंट पे आ गया। सो एक स्टूडेंट पे उनको इंटरेस्ट आ गया जो उनके साथ पढ़ रही थी, एंड उनका नाम क्या था, मिलेवा मारी। शी इज दैट लेडी, एंड वो उनको क्या समझते थे, क्लेवर क्रीचर। सो प्रोबेबली हो सकता है उन्होंने कभी ऐसे किसी को एड्रेस किया हो कि शी इज अ क्लेवर क्रीचर, चतुर प्राणी एज वी से। दिस यंग सर्ब had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. So मिलेवा मारिच जो है सर्बियन थी। सो सर्बिया एक कंट्री है एंड वहाँ के लोगों को अब सर्ब्स कहते हैं। सो शी वॉज फ्रॉम सर्बिया, एंड सर्बिया से वो स्विट्जरलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में इसलिए पढ़ने आई थी क्योंकि ये बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज में से एक था यूरोप में, पूरे यूरोप में, जो विमेन को भी डिग्री देते थे। सो उस समय, हम कब की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1900 के एकदम स्टार्टिंग में। सो उस समय भी विमेन को हायर डिग्रीज, हायर एजुकेशन अलाउ नहीं था, बट यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक बहुत कम यूनिवर्सिटीज में से एक थी जो विमेन को भी, औरतों को भी डिग्रीज देती थी, एंड यही कारण था कि ये यहाँ पे आई थी। आइंस्टाइन saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. So आइंस्टाइन ने उनमें क्या देखा, एक फ्रेंड देखा, ally यानी a friend, against the Philistines. So Philistines एक, अगेन जैसे फ्री एक डेरोगेटरी वर्ड था, फिलिस्टीन इज अ डेरोगेटरी वर्ड। किसके लिए यूज किया जाता है, पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर या म्यूजिक। सो ऐसे लोगों को फिलिस्टीन्स बुलाया जाता है जिन्हें आर्ट, म्यूजिक या लिटरेचर पसंद नहीं है, या क्रिएटिव फील्ड्स। सो इन्हें हम क्रिएटिव फील्ड्स भी कहते हैं, जिनमें आपकी क्रिएटिविटी लगती है। सो जिन्हें ये पसंद नहीं है उन्हें वो फिलिस्टीन्स कहा जाता है, एंड ऐसे लोग उनकी फैमिली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे थे, एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। सो बीइंग कॉन्स्टेंटली यानी लगातार, एट ऑड्स होना यानी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में ना उनके साथ, हमेशा उनसे मन मुटाव होना। द कपल फेल इन लव. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion." So ये जो कपल थे, इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया, they fell in love. लेटर सर्वाइव करती हैं जो आपस में उन्होंने एक्सचेंज की थी, जहाँ पे उन्होंने अपने अफेक्शन को, अपने प्यार को वर्ड्स में
लिखा था. सो वेयर दे एक्सप्रेस्ड देयर लव इनटू वर्ड्स, पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स है ना, एक्सप्रेस किया उन्होंने अपना प्यार इन वर्ड्स. एंड इवन उनके लेटर्स में यू कैन सी कि वो साइंस और टेंडरनेस को मिक्स करते थे. सो दैट मीन्स वो ना ही सिर्फ रोमांटिक बातें करते थे बट वो साइंस के बारे में भी डिस्कशन करते थे. सो टेंडरनेस का क्या मतलब है? फीलिंग ऑफ वार्मथ या कंसर्न या अफेक्शन. सो आइंस्टाइन ने क्या लिखा था? हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. So आइंस्टाइन ने क्या लिखा था कि कितने खुश और प्राउड होंगे हम, कितना गर्व होगा हमें जब हम मिलके जो हमारा काम है रिलेटिविटी पे, सो वो थियरी ऑफ रिलेटिविटी को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, उस काम को हम विक्टोरियस कंक्लूजन तक ले जाएंगे. सो विक्टोरियस यानी यहाँ पे इनका मतलब है सक्सेसफुल, कि फाइनली उनका वर्क सक्सेसफुल होगा, वो सफल होंगे. एंड कंक्लूजन यानी उसका एक अंत होगा. इट विल कम टू एन एंड. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं. इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सब तक जल्द से जल्द पहुंचे. इस चैप्टर के अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून. बाय बाय.